तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पावर शेयरिंग देखा था, हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखा था। उसमें एक टॉपिक आया था जो कि था वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें हम लोगों ने देखा था कि भैया फेडरलिज्म नाम की एक चिड़िया होती है, और मैंने कहा था कि इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो भाई वो चैप्टर आ चुका है। इस वीडियो में हम लोग फेडरलिज्म चैप्टर पूरा अच्छे से तबाही धुआं कर देंगे, साथ में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हारा दिमाग खराब करते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में इसी चैप्टर में अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो बस यार चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। तो क्या हाल है पढ़ ले गैंग, दिस इज योर एजुकेटर नरेंद्र पाठक, और आज के इस वीडियो में हम लोग फेडरलिज्म चैप्टर एकदम अच्छे से तबाही मचाकर धुआं कर रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। पर भैया यार पहला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता तो दो इस चैप्टर में करना क्या है। तो देखो यार, इतना तो हम लोग को पता है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हमारा एक कॉन्सेप्ट था, हमारा एक फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग था जो कि था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब जिसे हम लोगों ने कहा कि इसे हम लोग फेडरलिज्म के नाम से भी जानते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि भाई ये फेडरलिज्म मतलब होता क्या है, पूरी लंबी चौड़ी डेफिनेशन देखेंगे, आसान भाषा में समझेंगे, कोई लोड नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाकी कंट्रीज जो वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो फेडरलिज्म को फॉलो करती हैं या नहीं। फिर हम लोग देखेंगे भाई अपना जो देश है वो इंडिया फेडरल कंट्री है या नहीं, इंडिया में फेडरलिज्म कैसे फॉलो होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से चेंजेस किए गए, ये सभी चीजें हम लोग आराम से देख रहे होंगे। और इसी वीडियो में इंडिया के बेस्ट एनिमेशन के साथ में हम लोग इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को एकदम खत्म कर रहे होंगे, तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। अब यार जैसे तुम उसके लास्ट मैसेजेस याद रखते हो, उसकी स्टोरीज में क्या क्या छुपी हुई बातें थी वो याद रखते हो, वैसे अगर तुमने पिछला चैप्टर याद रखा हो तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई बेल्जियम और श्रीलंका में जो अनबनी तनातनी जो टेंशन थी वो क्यों आई थी, क्योंकि 2 कम्युनिटीज के बीच में टकरार हो गई थी। गवर्नमेंट जो थी वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि लोग आपस में बटे हुए थे। उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पावर शेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं, और बेल्जियम ने पावर शेयरिंग का इस्तेमाल करके अपनी जो दिक्कतें हैं, अपनी जो टेंशन है उसको दूर कर लिया। क्या किया था बेल्जियम ने अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाई दी थी। यूनियन गवर्नमेंट थी जो पूरे देश को देख रही थी, फिर रीजनल गवर्नमेंट बना दी जो रीजन वाइज जो कंट्री है उसको देख रही थी, और फिर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई। तो टोटल 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास है। इसी को हम लोग कहते हैं फेडरलिज्म। अब बेल्जियम वालों ने फेडरलिज्म को अपनाया, फेडरलिज्म नाम की चिड़िया को अपने घर में घुसाया, तो उनकी तो दिक्कतें सॉल्व हो गई। श्रीलंका वाले अड़े रहे, कहे हम लोग यूनिटरी मेथड ही फॉलो करेंगे, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही बनाए रखेंगे, फेडरलिज्म नाम की चिड़िया की यहाँ जरूरत नहीं है, हम लोगों ने चिड़िया खाना नहीं खोल रखा है। तो क्या हुआ, वहां पर हो गई भाई सिविल वॉर। तो समझ रहे हो फेडरलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है इसी वजह से वर्ल्ड की टोटल 25 कंट्रीज जो कि पॉपुलेशन वाइज 40% कंट्रीब्यूट करती हैं, वो फेडरलिज्म को फॉलो करती हैं, वो फेडरल कंट्री हैं। ये जो वर्ल्ड मैप तुम लोग को दिख रहा है ना, इसमें जो रेड कलर का हिस्सा है, तुम्हारे एनसीईआरटी माता में भी ये मैप है, तो टेंशन ना लो, आराम से एनसीईआरटी खोलो और उसमें देखो ये जो तुम्हारा मैप है उसमें जो रेड पोर्शन है ना, वो दिखा रहा है कि कितने % फेडरल कंट्री हैं, कितना % हमारा वर्ल्ड फेडरलिज्म से रंगा हुआ है। तो ये सब देख के एक चीज तो दिमाग में आ ही गई होगी कि भैया ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो फेडरलिज्म की एक अच्छी खासी डेफिनेशन भी देख लेता है। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में ना ये जो मैप है उसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया उसके नीचे कि बताओ ऐसी कौन सी कंट्री है जो बहुत बड़ी है लेकिन फेडरल नहीं। तो ध्यान से देखो, दिख रहा है, पॉज कर लो, एनसीईआरटी खोलो, देख के बताओ कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो बड़ी तो है लेकिन फेडरल नहीं है। नीचे जल्दी से कमेंट करो। आंसर पता चला, चाइना। तो आओ यार अब डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। बातें तो कर ली कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, देश के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरे विश्व में फैला हुआ है, लेकिन ये फेडरलिज्म भैया है क्या। तो एनसीईआरटी माता में यहाँ पर तुम्हारी उनकी अच्छी खासी डेफिनेशन दी हुई है फेडरलिज्म की 2-3 पैराग्राफ में। चलो रीड करके अच्छे से समझते हैं। अब आओ तुम्हारी एनसीईआरटी माता में देखते हैं कि भाई फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो एनसीईआरटी माता ने 2-3 पैराग्राफ में तुम्हें डेफिनेशन दी है, अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी मैंने भी खोल लिया और तुम भी खोल लो। सो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन
अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड अ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। मतलब फेडरलिज्म में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो पावर है वो डिवाइड कर देते हैं किस में, एक सेंट्रल अथॉरिटी में जिसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में भी डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश पर रूल कर रही है, फिर हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट बना दी है, लोकल गवर्नमेंट बना दी है जो नीचे रूल करती है। बेल्जियम के केस से अगर हम लोग समझें तो बेल्जियम में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, फिर हम लोगों ने क्या कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोगों ने 2 रीजन डिवाइड कर दिए थे और वहां पर अलग गवर्नमेंट बना दी थी। समझ में आ गया? ये लाइन तो भैया क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यूजुअली अ फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यूजुअली मतलब ज्यादातर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट या फिर रीजनल गवर्नमेंट। 3 भी हो सकती है। 3 कौन सी? हमारी लोकल गवर्नमेंट्स, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायती राज, ये सब क्या है, ये सब हमारे लोकल गवर्नमेंट में आते हैं। ये हमारा 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। जरूरी नहीं है जो कंट्री फेडरल कंट्री हो वहां पर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो। इसमें हमारी डेफिनेशन में क्या है लिखा है, यूजुअली 2 लेवल्स होते हैं, कम से कम 2 लेवल होने चाहिए। ठीक है, ओके। 1 इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। एक जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश के लिए, और दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। मतलब उनके काम ज्यादा नहीं होते हैं, मतलब तुम्हारा रोड तो नहीं ठीक करेगी ना यूनियन गवर्नमेंट, जो स्टेट रोड होती है, तुम्हारी गली की रोड है, ये तो नहीं ठीक करती है। यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सटर्नल अफेयर्स। भाई मोदी जी एक्सटर्नल अफेयर्स देखते हैं ना। ऐसे ही बड़े बड़े डिसीजन, डिफेंस में क्या होगा, तुम्हारा टैक्सेस हैं वो कितने लगेंगे, उसके लिए बजट वगैरह पेश होते हैं, ये सब किसका काम है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, वैसे टैक्स तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लेती है एक तरीके से। आगे चलते हम लोग इसको डिटेल में देख रहे होंगे। ठीक है, सो जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जो देश के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, डिफेंस हो गया, होम अफेयर्स हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, ये सब देखने का काम हमारी ऐसी अथॉरिटी करती है जो सेंट्रल लेवल पर है, सेंट्रल अथॉरिटी, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट आसान भाषा में हम लोग कह रहे हैं। द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ दिस स्टेट। मतलब तुम्हारे रोड में, गली में कौन सी दिक्कतें हैं, बिजली आ रही है कि नहीं, वो स्टेट भी देख रही होगी, सेंट्रल भी तुम्हें दे रही होगी बिजली वगैरह लेकर। ठीक है, सो सारी चीज़ें जो तुम्हारे डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट डालती हैं, वो सारी चीज़ें मैक्सिमम तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट देख रही होती है। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर रीजनल गवर्नमेंट जिसे हम लोग कहते हैं। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय दैट पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। मतलब इनकी जो पावर है वो एक दूसरे से अलग है, वो दोनों अपने अपने काम कर रही होती हैं। अब जो हमारे स्टेट के योगी जी जाकर एक्सटर्नल अफेयर्स में मेलोनी के साथ थोड़ी ना बातचीत करते हैं, वो तो सिर्फ हमेशा मोदी जी आते हैं जब भी मीटिंग होता है। ऐसे ही जो भी कोई रीजनल लेवल का काम है, प्रोविंशियल लेवल का काम है, उसको देखने का काम प्रोविंशियल लीडर्स का होता है, स्टेट के मेंबर्स जो जीते हुए हैं एमएलएस का होता है। ठीक है, हमेशा तुम मोदी जी के पास थोड़े पहुंच जाते हो कि हमारे चाचा जी की भैंसिया चोरी हो गई है। क्यों चाचा जी? अब क्या बताएं बेटा, बुढ़ापे में इतना सब याद नहीं होता है। उसके लिए तो स्टेट पुलिस के पास जाना पड़ता है। अब स्टेट पुलिस कैसा काम कर रही है, कैसा नहीं कर रही है, वो स्टेट की प्रॉपर मिनिस्ट्रीज देखेंगी, स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, उसमें यूनियन गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं रहता। वैसे ही यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिफेंस में उसके कौन कौन से लॉज वो ला रही है, डिफेंस के लिए वो क्या क्या चीज़ें खरीद रही है, ये सब काम यूनियन गवर्नमेंट का होता है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स इंटरफेयर नहीं करती हैं, सारी पावर्स रहती है हमारे यूनियन गवर्नमेंट के पास में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो दोनों इंडिपेंडेंट है, उनके पास अपनी अलग अलग पावर है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सफुली स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती है कि वो कुछ काम करे, वो कोई डिसीजन ले। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना अलग जुरिस्डिक्शन है। अब ये जुरिस्डिक्शन क्या होता है, तो चलो यार एनसीईआरटी में तुम्हारे प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है ग्लॉसरी में, उसको एक बार देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। सो एनसीईआरटी में लिखा है कि अ जुरिस्डिक्शन, सो जुरिस्डिक्शन क्या है? द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी। एक ऐसा एरिया जिस पर किसी की लीगल अथॉरिटी हो, किसी का अधिकार हो उस पर डिसीजन लेने का, उस टॉपिक पर डिसीजन लेने का। द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्रीज। अब ये जो एरिया है, या तो हम लोग इसे जोग्राफिकली हम लोग इसकी जो बाउंड्री है वो डिसाइड कर सकते हैं,
जैसे यूपी के सीएम हो गए, तो यूपी के सीएम का जुरिस्डिक्शन यूपी पर होगा। यूपी के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे उस पर अधिकार किसका होगा? यूपी के सीएम का, उसके बाहर नहीं होगा। और यूपी के अंदर और किसी सीएम की जो जुरिस्डिक्शन है वो नहीं होगा, वहां पर सिर्फ हमारे सीएम, यूपी के सीएम का ही जुरिस्डिक्शन होगा। समझ में आ गया? सेम गोज फॉर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा। यहाँ पर जो भी सीएम होंगे उनका जुरिस्डिक्शन उनके स्टेट पर ही चलेगा और सिर्फ उन्हीं का चलेगा। और इसके आगे, और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, हम लोग सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्री पर ही जुरिस्डिक्शन डिसाइड नहीं कर सकते, हम लोग कुछ कामों पर भी जुरिस्डिक्शन डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देश में कैसे लॉ बनेंगे उसका जुरिस्डिक्शन किसके पास होगा? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास में। देश में पढ़ाई कैसे चलेगी, जो बोर्ड्स हैं, सीबीएसई बोर्ड्स वगैरह, ये सब कैसे वर्क करेंगे, उसका जुरिस्डिक्शन किसके पास होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास में। तो मतलब हम लोग काम के बेसिस पर भी जुरिस्डिक्शन डिवाइड कर सकते हैं, लोगों का अधिकार दे सकते हैं। ठीक है, मतलब किस एरिया पर, किस सब्जेक्ट पर कौन अपना काम कर पाएगा, किसका हक होगा, कौन उस पर डिसीजन दे पाएगा, ये इसे ही कहा जाता है जुरिस्डिक्शन। तो जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो यूनियन गवर्नमेंट है उनका जुरिस्डिक्शन अलग अलग होता है। उनका क्लियर जुरिस्डिक्शन दिया होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई यूनियन गवर्नमेंट का काम ये होगा, वो लोग इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर फैसले ले पाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट का काम ये होगा, वो लोग इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर फैसले दे पाएंगे। तो इससे क्या होता है? दोनों के बीच में टकरार वकरार नहीं होती है और इसी से फॉर्म होता है फेडरल गवर्नमेंट। अब कुछ कंट्रीज में फेडरलिज्म फॉलो नहीं किया जाता है, जैसे श्रीलंका ने फॉलो नहीं किया। वहाँ पर आज भी जो तमिलियंस हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई फेडरलिज्म फॉलो कर लो, हमें अलग गवर्नमेंट मिल जाए। लेकिन श्रीलंका ने क्या कहा कि भाई हम डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, एक ही गवर्नमेंट होगी और वही पूरे देश पे रूल करेगी। अब ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब वहाँ पर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होगी, वही एक तरीके से सर्वे सर्वा होगी। उस कंट्री में एक मेजर अथॉरिटी होगी और जो कि होगी सेंट्रल अथॉरिटी। अगर छोटी मोटी अथॉरिटीज बनती भी हैं, छोटी मोटी गवर्नमेंट बनती भी है, तो उनके पास ज़्यादा पावर नहीं रहेंगी, वो सबऑर्डिनेट रहेगी सेंट्रल अथॉरिटी की। तो यहीं से हम लोगों को एक छोटा सा डिफरेंस मिल जाता है फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में, कि फेडरल गवर्नमेंट में अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास होती है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास होती हैं, और यूनिटरी में सिर्फ एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है। फेडरल गवर्नमेंट में सबका अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है, सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट का, और यूनिटरी में ऐसा कोई जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता है, कोई काम स्पेसिफाइड नहीं होता है। फेडरल गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट होकर काम करती हैं, कोई एक दूसरे से जूनियर सीनियर वाला दिक्कत नहीं रहता, सबका अलग अलग काम रहता है, सब लोग इंडिपेंडेंटली अपना काम करती हैं। वहीं यूनिटरी में जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो सबऑर्डिनेट होती है सेंट्रल अथॉरिटी की। तो मतलब जो एक सर्वे सर्वा एक गवर्नमेंट होती है सेंट्रल अथॉरिटी, उसी के पास सारी पावर्स होती है और सारी बाकी गवर्नमेंट्स उस पर डिपेंडेंट होती हैं। सो यही थे हमारे तीन डिफरेंस फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के। फेडरल गवर्नमेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई? बेल्जियम, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ रखा है। फिर इंडिया हमारा इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। यूनिटरी गवर्नमेंट में श्रीलंका, और फिर अभी तो हम लोगों ने चाइना देख रखा था, अपने वर्ल्ड मैप वाला याद है जो तुमने गेस किया था। सो ये थे हमारे फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। अब यार हमारे चैप्टर का नाम फेडरलिज्म है, तो हम लोग फेडरल गवर्नमेंट्स के बारे में देखेंगे, फेडरेशंस के बारे में देख रहे होंगे। अब किसी के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर अगर पूरा चैप्टर बना हुआ है तो भाई उसके फीचर्स तो एनसीईआरटी माता में देंगी ही ना। तो हमें फेडरलिज्म के टोटल 7 फीचर्स देखने को मिलते हैं अपने इस चैप्टर में, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 नंबर के लिए ये क्वेश्चंस आ जाया करते हैं। तो चलो एक एक करके इन सभी फीचर्स को देखते हैं। पर यार भैया 7 याद करने पड़ेंगे क्या? कैसे याद होगा? इतने लंबे लंबे फीचर्स हैं, भूल जाएंगे एग्जाम में। तो कोई टेंशन नहीं है भाई, इसी वजह से एक निमोनिक्स है तुम्हारे सामने जो कि है 2 जोकर। सही सुन रहे हो, 2 जोकर्स इसका निमोनिक है, और इसी से हम लोग सारे फीचर्स, जो फेडरलिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आ जाता है किसी तरीके से, वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। नहीं ये बिलीव हो रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो 2 फर्स्ट, 2 क्या है? इतने देर से क्या पढ़ रहे थे? 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो हमारा जो फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म होगा वो क्या है
कि हर एक फेडरेशन में, हर एक कंट्री में जो फेडरलिज्म को फॉलो करती है, जो कि एक फेडरेशन है, उसमें 2 या फिर उससे ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, तभी वो फेडरलिज्म कहलाएगा, तभी वो फेडरेशन कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद जे फॉर जुरिस्डिक्शन। अभी हम लोगों ने देखा ना कि जुरिस्डिक्शन मतलब होता है कि किस एरिया पे किस सब्जेक्ट पर काम किया जाएगा, किस सब्जेक्ट पर अथॉरिटी रहेगी, वो लीगली डिसाइड होता है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो दोनों मिलकर सेम पीपल सेम सिटीजन पर ही तो रूल करती हैं, बट उनका जो जुरिस्डिक्शन होता है वो स्पेसिफाइड रहता है, अलग अलग रहता है कि किस क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। ये अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जोग्राफिकली भी डिसाइड हो जाता है और ये सब्जेक्ट के बेसिस पर भी डिसाइड होता है। तो मतलब जो स्पेसिफाइड जुरिस्डिक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये हो गया हमारा दूसरा फीचर। अब 2JO, O मतलब ऑब्जेक्टिव। अब भाई काम तो इनके अलग अलग है, काम एक दूसरे पे इंटरफेयर ये लोग नहीं करते। इनका जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो एक रहता है, इनका जो मिशन रहता है वो एक रहता है। वो क्या है? यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब किसी भी हाल में भले ये लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, बट इनकी जो देश है वो एक रहना चाहिए। ममता बनर्जी मोदी जी से चाहे जितना भी गुस्सा हो जाए, वो कभी देश को बांटने का काम नहीं करती है, वो कभी ये नहीं बोलती कि हमें अलग देश चाहिए। ऐसे ही जितने भी हमारी छोटी मोटी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम लोग देखते हैं ना चुनाव में बहुत दंगे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बोलते हैं कि भाई ये वाली गवर्नमेंट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। उनमें में से कोई ये नहीं कहता कि हमें अलग देश चाहिए। तो उनका जो मेन फोकस रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मिशन और जो टारगेट रहता है, वो पहला क्या रहता है? यूनिटी मेंटेन रहे, देश इकट्ठा रहे, एकजुट रहे। और दूसरा क्या रहता है? अकोमोडेशन ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी। जो रीजन वाइज जो हमारी डाइवर्सिटीज है ना, जो अलग अलग टाइप के अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले लोग हैं, वो सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ पाएं, एक साथ मिलकर एक देश बना पाएं, ये उनका ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके बाद C, कंसेंट। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रोविजन है तो वो यूनिलेटरली चेंज नहीं किया जा सकता है किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर जो कंसेंट है वो सबसे लेना पड़ेगा। वहाँ पर जितनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, सबका कंसेंट जरूरी रहेगा, तभी कोई फंडामेंटल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो पाएगा। ये नहीं कि किसी दिन यूनियन गवर्नमेंट ने, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश का एग्जांपल ले लो, किसी दिन यूनियन गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन से 2-3 फंडामेंटल राइट्स हटाने के लिए यूनियन गवर्नमेंट अकेले फैसले नहीं ले सकती है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की भी सहमति लेनी ज़रूरी है। जब तक उनका कंसेंट नहीं रहेगा तब तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रोविजन चेंज नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आता है U, अंपायर। अब यार मान लो लॉ बनाना है कोई, इसमें दोनों की बहसबाजी हो गई, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, कि नहीं ये वाला लॉ नहीं बनाना है, ये वाला लॉ बनाना है। ऐसे करके अगर कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो उसमें अंपायर बनने का काम करती है उस कंट्री की सुप्रीम कोर्ट, जो टॉप लेवल ऑफ जो हमारी जुडिशरी होती है, हमारी तो सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी मतभेद होता है, तो उसको सॉल्व करने का काम अंपायर की तरीके से ये देखने का काम कि कौन सही है कौन गलत है, वो करती है उस कंट्री की टॉप लेवल ऑफ जुडिशरी, जो हमारी है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो मतलब कोर्ट में वो बात चली जाती है और कोर्ट फिर उस डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। ये नहीं कि यूनियन गवर्नमेंट लड़ने ही लग जाए स्टेट गवर्नमेंट से, तो कोर्ट यहाँ पर बीच में आकर उनकी लड़ाई को सॉल्व करवाता है। इसके बाद है R मतलब होता है रेवेन्यू। जो इनके रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं ना, वो स्पेसिफाइड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ये नहीं कि रास्ते में किसी को देख लिया तो डंडे मार के पैसे ले लिए। उन सब के जो स्पेसिफाइड रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं वो एकदम क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिए गए कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा मिलेगा, यूनियन गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा मिलेगा, जिससे कि इनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहे। मतलब कि एक दूसरे पर ये लोग डिपेंडेंट ना रहे। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब कि इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो लोग अकेले अपने पैसे अर्न कर ले रहे हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम है फाइट। इसके बाद आता है हमारा S, स्पेसिफाइड। ये सारी बातें जो मैंने तुम्हें बताई वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है, अच्छे तरीके से लिखी गई हैं। उनका जुरिस्डिक्शन क्या क्या होगा, वो लोग किस जगह पर काम करेंगे, एरिया ऑफ वर्क उनका क्या क्या होगा, डिस्प्यूट हो तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में
अच्छा खासा लिखा गया है, अच्छे से क्लियरली लिखा गया है कि दोनों जो गवर्नमेंट है, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैसे काम कर रही होंगी, उनका काम क्या क्या होगा। ठीक है, तो ये नहीं कि बस हवा हवाई बातें, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से लिखा गया है। तो यही थे टोटल 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, और पिछले सालों में भी तुम्हारे क्वेश्चन आ रखे हैं कि बताओ भाई फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म बता दो, या फिर आ जाता है कि बताओ इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फेडरलिज्म क्या है। वो सारी चीजें अगर घुमा फिरा कर अंग्रेजी का चमत्कार दिखाकर तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो तुम यही 7 फीचर्स अच्छे से लिख दोगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या हो गए? 2 जोकर्स, 2 मतलब 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जे मतलब जुरिस्डिक्शन, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा काम कौन सी गवर्नमेंट कर रही होगी वो क्लियर होता है, जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाइड होती है। 2 जे ओ, ओ ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है कि भले ही कोई भी मतभेद हो, भले ही हम लोग का काम अलग अलग हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव हमारा मिशन एक रहेगा। वो क्या है? वो है कि देश की यूनिटी मेंटेन रहे। वो ये है कि जो रीजनल डाइवर्सिटीज हैं उनको एकोमोडेट करके चला जाए, उनको साथ लेकर चला जाए। ठीक है। सी कंसेंट, फंडामेंटल प्रोविजंस को चेंज करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजंस को चेंज करने के लिए कंसेंट जरूरी है हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक है। यू, अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी दिक्कत हो जाती है, कोई भी मतभेद हो जाता है, तो अंपायर बनने का काम करती है सुप्रीम कोर्ट, या फिर उस कंट्री की सबसे बड़ी कोर्ट, उस जुडिशरी का सबसे बड़ा लेवल, उस पर इंटरफेयर करता है और उस डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। इसके बाद आर, रेवेन्यू, रेवेन्यू सोर्सेज स्पेसिफाइड होते हैं कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, और इससे क्या होती है, इनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मेंटेन रहती है। और फिर इसके बाद आखिरी क्या है, एस। ये सारी बातें जो हम लोगों ने अब तक देखी, उनका जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ पर होगा, वो लोग काम कौन कौन से करेंगे, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से स्पेसिफाइड तरीके से लिखा हुआ है, प्रॉपर अच्छे से, कि भाई कौन कौन से फीचर्स रहेंगे और उनका पैसा कहाँ से आएगा, काम कौन से रहेंगे। सो ये था 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब लंबी सी सांस ले लो और एक बार 2 जोकर्स अपने मन में रिवाइज करने की कोशिश करो, और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यार हम लोगों ने ये फीचर्स तो देख लिए फेडरलिज्म के, और हम लोगों को ये भी पता चल गया भाई कि फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा देश बन सकता है, एक इकट्ठा रहता है। ठीक है, बट अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट है तो हम लोग फेडरल कंट्री बनते कैसे? किसी भी कंट्री को फेडरेशन बनने के लिए आखिर करना क्या पड़ता है भाई, या फिर वो बचपन से ही फेडरेशन बन के पैदा होती है? तो हम लोगों ने देखा कि भाई बेल्जियम पहले फेडरलिज्म को फॉलो नहीं करता था ना अच्छे से, फिर उसने किया। श्रीलंका को मौका मिला बट उसने नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि भाई बचपन से कोई कंट्री फेडरल पैदा नहीं होती है, उसको बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाते हैं भाई? 2 तरीकों से। कोई भी कंट्री फेडरल बनती है 2 तरीकों से, जो कि है पहला कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब भैया ये कमिंग होल्डिंग है क्या? तो देखो समझो आसान भाषा में, यार जब कोई छोटे छोटे स्टेट्स अपने आप को मिलाते हैं और अपने आप को एक नेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। मतलब वो लोग आ रहे हैं ना, साथ आ रहे हैं, तो कमिंग। ठीक है, तो इसे कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जब छोटे छोटे स्टेट्स अपने आप को मिलाकर एक बड़ा देश बनाएं, तो उसे हम लोग कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि इनको फेडरलिज्म फॉलो करना है, क्योंकि अपने आप को इन्हें एक तरीके से एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनानी है और स्टेट गवर्नमेंट बनानी है। फेडरलिज्म फॉलो करने के लिए, वो 7 फीचर्स करने के लिए तुम्हें अपने आप को एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी ना। तो जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो अपने आप को इकट्ठा करते हैं, साथ मिलकर आते हैं और एक देश बनाते हैं, जिससे कि एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह बन पाए। सो ये है हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ऐसे ही हमारे पास एक और तरीका है, जब एक बड़ी कंट्री अपने आप को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर लेती है, तो उसे हम लोग कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। मतलब इसने अपने आप को डिवाइड करके एक होल्ड बना कर रखा, सभी स्टेट्स को होल्ड करके रखती है ये अपने साथ में, तो इसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। ठीक है, सो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एक क्लासिक एग्जांपल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेट्स हैं वो यूनाइटेड है, कहाँ के? अमेरिका के।
सो इसका एक क्लासिक एग्जांपल हमारा यूएसए हो जाएगा। और यहाँ होल्डिंग टुगेदर का अपना इंडिया, भाई इंडिया तो एक अखंड भारत है ना, हमारा देश पूरा है। फिर हमने अपने आप को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड करके रखा। अब भैया इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो इससे एक क्लासिक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है जो कि है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के डिफरेंसेस बताओ। तो वो तुम्हें लिखने के लिए 3 नंबर में आ जाता है। अब चलो देखते हैं डिफरेंसेस, ठीक है? इससे तुम्हें ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसमें क्या होता है? सबसे पहले जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो अपने आप को मिलाकर एक बड़ा नेशन, एक सिमिलर आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है? एक बड़ा देश है, वो अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है और स्टेट्स फॉर्म करता है, ठीक है? यहाँ पे स्टेट से नेशन फॉर्म हुआ, यहाँ पर नेशन से स्टेट फॉर्म हो रहा है, उल्टा। अब आओ देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? क्योंकि अब ये छोटे छोटे स्टेट्स अपने आप को मिलाकर एक नेशन बना रहे हैं ना, तो इनके पास ना इंडिपेंडेंट पावर्स होते हैं और हर स्टेट के पास अपनी इक्वल पावर होती है। ये लोग एक साथ मिल रहे हैं तो सबकी सहमति लगेगी ना, तो कोई अपने आप को कम पावर मिलता हुआ नहीं देख सकता। तो सभी को इक्वल पावर्स देनी पड़ती है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ती है हर चीज़ में। तो इससे क्या होता है? स्टेट्स के पास, हर स्टेट के पास इक्वल पावर होती है। और यहाँ पर जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है ना, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास लिमिटेड पावर्स रहती है। क्यों? क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो अपने आप में ही एक तरीके से कंप्लीट है और ये अपने आप को मिलाकर एक नेशन बना रहे हैं। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास उतनी पावर होती नहीं है, ठीक है? ऐसे ही अगर हम लोग अपना होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करें तो इसमें क्योंकि एक कंट्री है वो अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रही है, तो यहाँ पर जो पावर्स है वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा होती है, सभी स्टेट से ज़्यादा होती है। और स्टेट गवर्नमेंट जो, क्योंकि हम ही लोग फॉर्म कर रहे होते हैं, स्टेट्स को भी हम ही लोग फॉर्म करते हैं, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टेट्स को ज़्यादा पावर दे देते हैं, स्पेशल पावर दे देते हैं। कुछ स्टेट के पास उतनी कम पावर उतनी नहीं रहती है। कैसे? तो हमारा जो इंडिया है ना, अगर हम लोग उसका एग्जाम्पल लें तो इंडिया में हमारे 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल पावर्स मिली हुई हैं। अब ये स्टेट कौन कौन से हैं? तो अमन स्टेट है, अमन, अरे असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। सो इन स्टेट्स को हम लोगों ने स्पेशल स्टेटस दे रखा है, स्पेशल प्रोविजंस बना रखे कॉन्स्टिट्यूशन में इन स्टेट्स के लिए। इसको हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जब हम लोग इंडिया की बात करेंगे। ऐसे ही कुछ स्टेट्स को हम लोगों ने यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दे रखा है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट के पास उस स्टेट में ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर रहती है। तो सेकंड पॉइंट क्या था हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में? कि जो हमारे स्टेट्स रहते हैं उनके पास अनइक्वल पावर्स रहती हैं और जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, ठीक है? वहीं अगर हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करें तो वहाँ पर स्टेट्स के पास इक्वल पावर रहती है और यूनियन गवर्नमेंट के पास रिलेटिवली कम पावर्स रहती हैं। तो आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन के, जो कि है कि दे पूल देयर सॉवरेनिटी एंड रिटेन आइडेंटिटी। अब ये अपनी सॉवरेनिटी, अपनी आज़ादी को छोड़ करके, जो स्टेट की इनकी आज़ादी थी उसको छोड़ करके एक नेशन, अपने आप को एक नेशन की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसे ही हम लोग पूलिंग देयर सॉवरेनिटी कहेंगे। और इसके बाद में इनकी जो आइडेंटिटी है वो रिटेन रहती है क्योंकि स्टेट्स के पास कलेक्टिवली ज़्यादा पावर रहती है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का जो थर्ड पॉइंट होगा वो ये है कि आइडेंटिटी इज नॉट रिटेन, क्योंकि एक देश ही अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहा है तो उन छोटे छोटे टुकड़ों की कोई अपनी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट, दे डू सो टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। एंड यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में दे डू सो टू इंक्रीज द एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल होगा यूएसए। यूएसए मतलब यू से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एस से स्विट्जरलैंड और ए से ऑस्ट्रेलिया। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, एस से स्पेन, बी से बेल्जियम और आई से इंडिया। तो ये जो तुम्हारे पांचों पॉइंट्स हैं, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाए, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाए, आराम से लिख दोगे, पूरे नंबर तुम्हें मिल जाने हैं। तो आओ अब देखते हैं इस चैप्टर का हमारे कंट्री पर इफेक्ट।
यार हम लोगों ने देखा ना, बेल्जियम, श्रीलंका, इन सब में फेडरलिज्म की बातें चल रही है। बेल्जियम इतना छोटा हरियाणा जितना देश है, अपने आप को फेडरल बता रहा है और अपने आप को अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना रहा है। 75 तरीके की चीज़ें कर रहा है जिससे कि वो इकट्ठा रह पाए। भाई हम लोग क्या करें, हमारे पास इतनी सोशल डाइवर्सिटी है, हमारे पास इतने रिलीजन भरे पड़े हैं, इतनी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, हम लोग कैसे गुजारा करते हैं? हम लोग फेडरल भी हैं या नहीं? तो देखो यार, हम लोग फेडरल है या नहीं, ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है। अब ये क्वेश्चन क्यों आता है? क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं क्लियरली लिखा ही नहीं गया है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। कॉन्स्टिट्यूशन में भाई लिखा गया है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है, स्टेट्स का एक यूनियन है, वही इंडिया है। वहां पर कहीं फेडरल वर्ड नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि बताओ लिखा हुआ है कि नहीं, इंडिया एक फेडरल कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है कि नहीं? तो नहीं करता है, यूनियन ऑफ स्टेट है, बस इतना ही कहता है। पर हम लोग तो अपने आप को फेडरल कंट्री कहता है, वो कैसे कहते हैं? क्योंकि हम लोग फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। फेडरलिज्म के जितने भी फीचर्स हैं वो हमारे देश में पाए जाते हैं, इसी वजह से हम लोग फेडरल कंट्री कहलाए जाते हैं। अब फीचर्स क्या थे? 2 जोकर्स थे ना, याद है ना? तो चलो देखते हैं कि ये 2 जोकर्स जो हमारा एक 7 फीचर्स थे हमारे, उनमें में से कितने फीचर्स हम लोग अपने कंट्री में फॉलो करते हैं। उससे ये भी पता चल जाएगा कि भाई हम फेडरल है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो भाई अपना मुकर गया, उसने बताया ही नहीं कि हम फेडरल है कि नहीं। तो आओ देखते हैं कि इन फीचर्स में से हम लोग कौन कौन से फीचर्स फॉलो करते हैं। तो पहला, इंडिया में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। 2 है कि 3 है? तो यार शुरू में हमारे पास बस 2 ही लेवल थी, फिर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके एक तीसरा लेवल भी बनाया, लोकल गवर्नमेंट बनाया, और उसको पावर्स बहुत ज़्यादा दी, जिससे कि हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी स्ट्रांग हो। लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी और पंचायत सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। तो हम लोग फेडरलिज्म के एक फीचर को तो टिक कर सकते हैं ना, डन। अब आते हैं नेक्स्ट फीचर पर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना भाई, वो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कौन कौन सा काम होगा, वो कौन कौन से काम कर रही होगी, वो स्पेसिफाई करती है। जो उनका जुरिस्डिक्शन है वो स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो इन मुद्दों पर बात करेगी, स्टेट गवर्नमेंट है तो वो इन मुद्दों पर बात करेगी, लोकल गवर्नमेंट है तो वो इन मुद्दों पर बात करेगी। कैसे? तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्लियरली 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करता है। अब ये 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ना हमारी 3 लिस्ट जारी करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, कि वो लोग किन किन मुद्दों पर काम करेंगे। तो यूनियन गवर्नमेंट जिन जिन मुद्दों पर काम करती है वो सारे काम यूनियन लिस्ट में लिखे हुए रहते हैं। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से काम है? तो भाई ये सारे काम हैं यूनियन गवर्नमेंट के। इनमें से जो मोस्ट फेमस है, जो कि है बैंकिंग, देश में करेंसी कौन कौन से आएगी, बैंक्स कैसे वर्क करेंगे, ये किसका काम है? यूनियन गवर्नमेंट का। डिफेंस, देश में कौन से हथियार खरीदे जाएंगे, आर्मी पर कितना पैसा खर्चा किया जाएगा, ये सब किसका काम है? यूनियन गवर्नमेंट का। फॉरेन अफेयर्स, मोदी जी कहाँ कहाँ जाएंगे, मेलोनी से कितनी बार मिलेंगे, ये सब किसका काम है? यूनियन गवर्नमेंट का। सो यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं वो यूनियन लिस्ट में लिखे जाते हैं, और इन सब मुद्दों पर लॉज भी बस यूनियन गवर्नमेंट ही बना सकती है, इसमें स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट इन सब मुद्दों पर अपने काम, अपने लॉज वगैरह बना सकती है। अब आते हैं स्टेट लिस्ट पर। स्टेट लिस्ट में वो सारे काम लिखे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को करने होते हैं, जैसे कि पुलिस। अब भाई कुछ स्टेट की पुलिस कुछ और काम कर रही होती है और कुछ स्टेट की पुलिस किसी और काम में बिजी होती है। तुमको बात करने का तमीज नहीं है क्या? तो पुलिस हमारा स्टेट का मैटर है, इसी वजह से हम लोग को यूपी पुलिस, बिहार पुलिस देखने को मिल जाती है। ऐसे ही एग्रीकल्चर और इरिगेशन स्टेट का मैटर है, पानी कब जाएगा नहरों पर, कितना पानी जाना है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। एग्रीकल्चर के सामान कहाँ कहाँ मिलेंगे, कितने सब्सिडी पर मिलेंगे, ये सब भी मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है कि वो देखे कि इन सब मैटर्स में काम हो रहा है कि नहीं। तो
बाकी और सब जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं वो तुम लोग को यहाँ पर दिख रहे होंगे स्टेट लिस्ट में जो आते हैं। यूनियन लिस्ट में वो काम लिखे हुए हैं जो यूनियन गवर्नमेंट करेगी, स्टेट लिस्ट में वो काम लिखे हुए हैं जो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और जैसे यूनियन गवर्नमेंट के जो काम थे उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, वैसे ही स्टेट लिस्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट के काम हैं उसमें यूनियन गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। वो इंडिपेंडेंटली उस पर लॉ बना रही होगी, उस पर काम कर रही होगी, ठीक है। कोई ऐसे एक दूसरे को डिस्टर्बेंस वाली बात नहीं होगी। डन। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट लिस्ट पर जो कि है कंकरेंट लिस्ट। अब भाई ये वाली लिस्ट ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से भरी हुई है। ऐसे टॉपिक्स जिसे सिर्फ एक गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाला जा सकता है, जैसे कि एजुकेशन। भाई एजुकेशन तुम अपने स्टेट में देखते हो कि स्टेट बोर्ड के भी तुम लोग को बच्चे देखने को मिल जाते हैं और सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे देखने को मिल जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है। सो कंकरेंट लिस्ट में ऐसे ऐसे काम आते हैं जो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से कर सकती है, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि मैरिज, जैसे कि एडॉप्शन, जैसे कि फॉरेस्ट। भाई फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है यार, किसी यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ी बस छोड़ सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर थोड़े बस छोड़ सकते हैं। सो फॉरेस्ट हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया और हमारा एजुकेशन हो गया, ये सब कंकरेंट लिस्ट में आता है। इसमें दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने अपने लॉज बना सकती है। अब क्योंकि दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट लॉज बना रही हैं किसी एक टॉपिक पर, तो कभी कभी क्या होता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि भाई मेरे लॉ के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, तुम्हारे लॉ के अकॉर्डिंग ये क्यों है। तो अगर इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट इसमें क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट के लॉज को प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि इनके पास ज़्यादा पावर होती है ना। तो अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कोई लॉ बनाया गया किसी एक टॉपिक पर और उस पर थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट हो गया, कोई मतभेद हुआ, तो यूनियन गवर्नमेंट को मोस्टली फेवर किया जाता है, उसके लॉ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। फिर भी खैर अगर और दिक्कत होती है तो स्टेट गवर्नमेंट जुडिशरी के पास तो अपनी जा ही सकती है, जुडिशरी तो है ही चेक एंड बैलेंस के लिए। खैर अगर कोई नॉर्मल सा कन्फ्लिक्ट है तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट के लॉज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यार कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो ना स्टेट लिस्ट में है और ना ही यूनियन लिस्ट में, तो उनका क्या होगा भैया? तो यार हमारे पास एक ऐसी लिस्ट है जो उन टॉपिक्स को अपने अंदर समा लेती है, उन टॉपिक से डील करती है जो पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थे, या फिर जो नए नए टॉपिक्स आए, जैसे अपना एआई हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो गया, ई कॉमर्स हो गया। ऐसे टॉपिक्स जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब नहीं थे, तो उनके लिए एक नई लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट जो बहुत पहले से बनाई गई है और उसमें नए नए टॉपिक ऐड होते रहते हैं, वो है रेसिडुअरी लिस्ट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, तो मतलब ऐसे काम जो हमें नए नए देखने को मिलते हैं, या फिर ऐसे काम जो स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है, वो काम होते हैं रेसिडुअरी लिस्ट में। उससे कौन डील करता है, उसके लिए कौन लॉ बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सो वो सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया, एआई हो गया जो भी नया नया आया है, ई कॉमर्स से रिलेटेड जो तुम लोग सामान फ्लिपकार्ट वगैरह से खरीदते हो ना, उसके लिए कौन लॉ बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ऐसे ही जो हमारा जो तुम लोग देखते हो क्राइम, ऑनलाइन क्राइम जो होता है, उससे रिलेटेड कौन लॉ बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। सो हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक और लिस्ट ओन करती है जो कि है रेसिडुअरी लिस्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम 2 लिस्ट में हो गए, बल्कि 3 लिस्ट में हो गए। पहला यूनियन लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है, इसके बाद में कंकरेंट लिस्ट जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के काम आते हैं, तो मतलब यूनियन गवर्नमेंट को भी उसमें काम करना रहता है। और फिर रेसिडुअरी लिस्ट जिसमें ऐसे काम जो नए नए आए हुए हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए उसमें डाले जाते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। यार अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, पर कैसे? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि कुछ स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर रहती है और कुछ स्टेट के पास कम पावर रहती है, ठीक है। और जो मेन पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रहती है। इंडिया में भी यही है। इंडिया में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, सबके पास इक्वल पावर्स नहीं है।
कुछ स्टेट्स को हमने स्पेशल स्टेटस दे रखा है। और क्यों दिया है? क्योंकि वहाँ पर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए, वहाँ पर कुछ एनवायरनमेंट ऐसा बना कि वहाँ पर लोगों के लिए, जो वहाँ के नेटिव्स हैं, उनके सपोर्ट के लिए, उनको साथ में लेकर चलने के लिए हम लोगों ने उस जगह को, उस स्टेट को कुछ स्पेशल स्टेटस दे दिए। अब ये स्पेशल पावर दी किसे गई है? तो भाई अमन को दी गई है। अमन कौन? अरे असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये जो हमारे स्टेट्स हैं, इनको कुछ स्पेशल पावर दी गई है। कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 में। आर्टिकल 371 सुना सुनाया लग रहा है ना? तो कुछ समय पहले हमारे पास आर्टिकल 370 भी था जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, बट अभी के टाइम पर वो हटा दिया गया। तो बस 371 आर्टिकल हमारे पास है। तो इसमें भाई है क्या? स्पेशल स्टेटस है तो इसमें होता क्या है? तो यार इसमें 3 काम किए जाते हैं। जिन स्टेट को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है उनके साथ ये 3 काम होते हैं। पहला, कि वहाँ के जो कल्चर है उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। वहाँ के लोगों के जो लैंड राइट्स है उसको प्रोटेक्शन दी जाती है, स्पेशल प्रोटेक्शन, कि वहाँ पर उनके नेटिव्स का कोई घर वगैरह ना छीन पाए, अमीर लोग आकर पैसे देकर उनके साथ कुछ गलत काम ना कर पाए, उनके कल्चर को खराब ना कर दिया जाए। इसी वजह से पहला पॉइंट ये किया जाता है कि उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है उनके लैंड राइट्स पे और उनके कल्चर पे। दूसरा, प्रेफरेंस मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में। अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस का फॉर्म निकलता है तो वो कोटे के थ्रू एडमिशन्स ले सकते हैं, उसमें वो जा सकते हैं, रिक्रूट हो सकते हैं, उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, कोई भी बाहरी व्यक्ति जो वहाँ का, उस स्टेट का निवासी नहीं है, वो वहाँ जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकता है। सो ये 3 स्पेशल स्टेटस दिए जाते हैं अमन को। अब यार स्पेशल स्टेटस तो दे दिए, स्पेशल पावर्स तो दे दी, पर हमारे जो ये यूनियन है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसमें कुछ यूनिट्स ऐसे भी हैं जो थोड़े से कमज़ोर हैं, थोड़े छोटे हैं, जिनमें इतनी पॉपुलेशन, जो इतने बड़े नहीं थे कि उन्हें एक प्रॉपर स्टेट बनाया जा सके, और जो इतने छोटे नहीं थे कि उन्हें किसी स्टेट में मिलाया जा सके, वो बनाते हैं हमारे यूनियन टेरिटरीज। अभी के टाइम पर हमारे पास टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। वहां पर क्या होता है भाई? तो वहां पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो एक मेजर रोल प्ले करती है। मोस्ट ऑफ द पावर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिजर्व रहती है। इनके एग्जाम्पल क्या है? तो ये रहे हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज। और फेमस एग्जाम्पल भाई दिल्ली। तुमने देखा होगा ना, केजरीवाल जी बोलते रहते हैं तो करना करना तो करना, हम लोगों को मौका नहीं मिल रहा है कुछ करने का। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास उतनी पावर नहीं है कि वो मेजर चेंज ला सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिजर्व है। अब हम लोगों ने देखा था ना कि जो हमारा 2 जोकर्स में कंसेंट वाला पार्ट था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई भी मेजर फंडामेंटल चेंज करने के लिए सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो हमारी है उनसे कंसेंट लेना ज़रूरी है। तो देखते हैं इंडिया में क्या होता है। तो इंडिया में भी हम लोगों को कुछ ऐसे रूल्स देखने को मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बड़ा चेंज करना हो, कोई फंडामेंटल प्रोविजन करना हो, तो कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। तो पहला, कि दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से वो 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी क्या होती है? 2/3 बहुमत। मतलब तुम लोग 50-50 सुनते हो ना, वैसे ही अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग हम लोग देखें तो उसमें 2/3 मेजॉरिटी से कोई भी बिल पास होना चाहिए, तभी जाकर वो चेंज बन पाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्टेट्स, उस टाइम पर जितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, आधे से ज़्यादा स्टेट के असेंबलीज में भी वो लॉ पास होना चाहिए, तभी वो जाकर इम्प्लीमेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, भाई अपना अंपायर हमेशा खड़ा रहता है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सॉल्व करने का काम जुडिशरी करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ भी नोकझोंक हुई तो उसको सॉल्व करने का काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, रेवेन्यू। हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्पेसिफाई करती है कि किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कहां से रेवेन्यू मिलेगा। हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने टैक्सेस अपने सब्जेक्ट्स पर इम्प्लाई कर सकती है और पैसे अर्न कर सकते हैं।
उनके रिवेन्यू सोर्सेज क्या क्या होंगे, कितना पैसा वो लोग ले सकते हैं, अगर यूनियन गवर्नमेंट को टैक्स लेना है तो वो किन किन चीज़ों पर लेगा, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है। तो यार हम लोगों का ये जो दो जोकर्स थे ना, ये सब टिक हो जा रहे हैं ना। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इंडिया में वो सारे फीचर्स जो फेडरल कंट्री में होते हैं वो सब फॉलो किए जा रहे हैं। इसका मतलब इंडिया एक फेडरल कंट्री है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे। और अगर थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा तो ये होगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जब कहीं लिखा नहीं है कि इंडिया फेडरल कंट्री है तो बताओ, इलेबोरेट करो कि आखिर किस तरीके से इंडिया फेडरल कंट्री है, जस्टिफाई। अंग्रेजी का चमत्कार दिखा के कैसा भी अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें तुम ये सारे पॉइंट्स लिख पाओगे कि इंडिया इस वजह से फेडरल कंट्री है। और यार अब तक जितना हम लोग पढ़े हैं उस पर कुछ धुआंधार अच्छे वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडिया, सी यूएसए या डी स्विट्जरलैंड। हम लोगों ने याद किया था ना, निमोनिक्स याद नहीं है, एसबीआई यूएसए। तो जो एसबीआई है हमारा, जो कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का जो हमारा निमोनिक था, तो वो क्या बता रहा है, स्पेन, बेल्जियम और इंडिया है अपने क्या होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो हमारा आंसर जो बी है, इंडिया है, वो सही हो जाएगा। ये 2021 में आ रखा है, सोचो अभी आ जाए तो तुम तो तुरंत बना लो। ऐसे ही यूएसए क्या है, कमिंग टुगेदर का यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग को बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, सही है कि नहीं, बताओ सही है। शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज द बेसिक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तुम बताओ सही है कि नहीं। इट इज ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। मज़ा नहीं आ रही यार। द पार्लियामेंट कैन ऑन इट्स ओन चेंज द अरेंजमेंट। तो मुझे तो ऊपर वाले दोनों सही लग रहे हैं, तो हमारा 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर दिया जाए। अब आओ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें हम लोग को मैच करना, तो ये कई बार ऐसे मैच दी फॉलोइंग आ जाते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। चारों नहीं पता है, दो तो पता है, दो पता करके अपने से मैच कर लो और फिर देख लो ऑप्शन में, क्या पता दो से तुम्हारा काम बन जाए। ठीक है, जैसे कि मान लो मुझे पता है, इसमें अगर हम लोग को मैच करना, तो मुझे पता है पुलिस स्टेट लिस्ट में आती है, मुझे पता है, तो मुझे पता है 2 का 3 होगा। तो मैं देखूंगा भाई 2 का 3 किसमें है, तो देखते ही मुझे पता चल गया कि ऑप्शन ए को छोड़ के और किसी चारों ऑप्शन में से यहाँ पर बाकी जो 3 है उनमें कहीं पर भी 2 का 3 नहीं मैच हुआ। तो भाई मुझे बाकी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, अब मैं टाइम वेस्ट करूंगा अपने 5 नंबर वाले क्वेश्चन पर। ये तो मेरा टिक हो गया। सो इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा और साथ साथ में अगर तुम्हें नहीं पता है कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो किस कॉलम में आती है, तो वो भी तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्या है, जो पुलिस है वो स्टेट लिस्ट में है, जो डिफेंस है वो यूनियन लिस्ट में है, और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेसिडरी लिस्ट में है, सब्जेक्ट में। और फिर इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है, क्या बचा, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, तो ये सब सॉल्व करने के बजाय, सब पढ़ने के बजाय हमने क्या किया, सबसे पहले देख लिया कि भाई कौन सा ऑप्शन हम लोग को आ रहा है, उससे हम लोग को ऑप्शंस में हमने चेक किया और हमें पता चला कि भाई वो तो बस एक ही में सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऐसे तुम लोग करोगे तो तुम्हारा टाइम भी बचेगा और आराम से कर लोगे। अब आओ बड़े बड़े क्वेश्चंस देखते हैं। हाईलाइट 3 मेजर डिस्टिंक्शंस बिटवीन द फेडरेशन ऑफ कमिंग टुगेदर टाइप एंड द होल्डिंग टुगेदर टाइप। तो वही डिफ्रेंशिएट हम लोग को करना है। यहाँ पर तुम लोग को पैराग्राफ में दिया हुआ है, मैं सजेस्ट करूँगा और मैं हमेशा हर बार कहूँगा कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन में टेबल बनाना है। ठीक है, मैथ्स वाले सामान लेके जाया करो, स्केल पेंसिल और टेबल बना लिया करो। पहला क्या है हमारा टॉपिक, कि जो हमारा जो कमिंग टुगेदर है उसमें जो छोटे छोटे स्टेट हैं वो मिलके बनाते हैं बड़ा स्टेट, और जो हमारा होल्डिंग टुगेदर है उसमें बड़ी स्टेट, छोटा स्टेट बड़ा जो हमारा देश है वो अपने आप को छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड कर लेता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जो हमारे कमिंग टुगेदर है उसमें आइडेंटिटीज रिटेन रहती है, क्योंकि वो लोग अपनी जो आइडेंटिटी है
वो एक तरीके से कल्चरल आइडेंटिटी उनकी रिटेन रह जाती है और उनका जो होल्डिंग टुगेदर है उसमें हमारा जो आइडेंटिटीज़ है वो रिटेन नहीं रहती, बल्कि उन्हें नई आइडेंटिटीज़ मिल जाती है। ठीक है। कमिंग टुगेदर इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट दैट हैव इक्वल पावर्स एंड आर स्ट्रॉन्ग। जो हमारी जो कमिंग टुगेदर है उसमें जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उन सबके पास इक्वल पावर रहती है और सेंट्रल के पास उतनी पावर नहीं रहती है। वैसा ही होल्डिंग टुगेदर में हमारे पास सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर रहती है और स्टेट के पास कम ज़्यादा पावर्स रहती हैं। ठीक है, हम लोगों ने इंडिया के एग्जाम्पल में देखा था। अब आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिया कम्स अंडर विच टाइप ऑफ फेडरेशन एंड वाई? बड़ा क्वेश्चन है, इसको देखो। तो किस में आता है? होल्डिंग में आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमने क्या किया है, हमारे पास एक बड़ी गवर्नमेंट है और उसके बाद हम लोगों ने छोटी छोटी अपने आपको छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड कर दिया और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है। दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के कामों पे हस्तक्षेप नहीं करती हैं और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो ये 3 पॉइंट हैं। ये 3 पॉइंट इसका आंसर होंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर, वो होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो ठीक है भैया, क्वेश्चंस हो गए। अब आओ चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं और आगे के धमाकेदार टॉपिक्स देखते हैं। ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड सैंपल पेपर्स रेगुलरली सॉल्व करते रहना। बट अगर तुम सैंपल पेपर्स टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर रहे हो, फिर पेजेस पलट के सॉल्यूशंस देख रहे हो, तो तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम वीडियो सॉल्यूशंस जब तक नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, 3 घंटे में एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर कैसे टाइमली खत्म करना है। और ये सब कुछ अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें हाथ पकड़ के लिटरली वीडियो सॉल्यूशन में एक एक स्टेप करके दिखा रहे होंगे, सिखा रहे होंगे सीबीएसई के लास्ट ईयर के टॉपर्स, तो यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं 18+ सैंपल पेपर्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट with 33+ revision sheets and with detailed video solutions made by last year CBSE toppers। हमारी 99% सैंपल पेपर बैच में अभी कुछ सीट्स बची हुई हैं, इनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब यार हम लोगों ने ये तो देख लिया कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, हम लोग सारे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। पर अब आओ देखते हैं कि इंडिया में आखिर फेडरलिज्म चल कैसे रहा है, आखिर जो फेडरलिज्म है वो प्रैक्टिस कैसे किया जाता है इंडिया में, आखिर वो अब तक बना कैसे हुआ है, क्योंकि हमारी जो सोशल डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो देखो यार, जो इंडिया में फेडरलिज्म के सक्सेसफुल होने का जो सारा क्रेडिट है वो हम लोग सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं दे सकते, क्योंकि एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो हमारे इतने इलेक्शंस होते हैं, हमारे इतने चुनाव, इतने झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, फिर भी हम लोगों को कहीं भी डेमोक्रेसी की तरफ से न्यूज़ में हम लोगों को कहीं भी ये नहीं सुनाई देता है कि कोई देश को बांटना चाहे, कोई अलग स्टेट की डिमांड नहीं करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने अच्छे से पावर शेयरिंग की गई है कि भाई हर इंसान अपने आप को कनेक्टेड फील करता है कंट्री से, अपने आप को किसी ना किसी तरीके से देश से जोड़ के रखना चाहता है। कैसे? ये वाली फीलिंग कैसे आई? लोग इतने सारे मतभेद होने के बाद भी अपने आप को एक कंट्री में बांध के कैसे रख पाते हैं, अपने आप को एक कंट्री से कनेक्टेड कैसे फील करते हैं। आओ देखते हैं कि इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स लिए जिससे कि ये वाली फीलिंग लोगों में आ पाई, फेडरलिज्म अब तक बचा हुआ है। तो आओ देखते हैं अपना पहला पॉइंट, जो कि है लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर्मेशन। अब यार आज़ादी के टाइम पर देखो हमारा इंडिया कैसा दिखता था और ये अब ऐसा दिखता है। तो यार तुम लोगों ने काफ़ी चेंजेस देखे ना, हम लोगों ने नए नए स्टेट्स बनाए, वो कैसे बनाए और क्यों बनाए? देखो यार, आज़ादी के बाद हम लोग छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड थे, फिर हम लोगों ने अपने आप को बड़े बड़े स्टेट्स में कन्वर्ट किया, और किस बेसिस पर? मोस्टली लैंग्वेज के बेसिस पर, जिससे कि सिमिलर लैंग्वेज वाले लोग, सिमिलर आइडेंटिटी होल्ड करने वाले लोग एक साथ एक स्टेट में आकर अपने आप को एक तरीके से कनेक्टेड फील करें। जैसे बेल्जियम में हुआ था, वैसे ही एक अलग फॉर्म में हम लोगों ने लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए, मतलब स्टेट्स बनाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और हम लोग यही नहीं रुके, अगर डिमांड आई कि हमें ज्योग्राफी के बेसिस पर एक स्टेट चाहिए, कल्चर के बेसिस पर स्टेट चाहिए, तो हम लोगों ने जुनबी बनाया,
जोन क्या है? झारखंड, उत्तराखंड और नागालैंड। ये 3 ऐसे स्टेट हैं जो हम लोगों ने कल्चर, ज्योग्राफी और एथनिसिटी के बेसिस पर बनाए, जिससे कि वहाँ के लोग एक तरीके से अपने आप को कनेक्ट फील कर पाए, उन लोगों को लगे कि हाँ उनकी डिमांड भी सुनी जा रही है। क्योंकि एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को लीड करने के लिए हम लोगों को ऐसी सरकार चाहिए जो उन्हीं की लैंग्वेज बोले, उन्हीं की लैंग्वेज में लीड करे। उन्हीं की लैंग्वेज बोलने वाली स्टेट गवर्नमेंट होगी तो वो रूल करने में आसानी रहेगी। हम लोगों ने बेल्जियम वाले केस में तो ये देखा ही था। सो पहला हम लोगों ने लिंग्विस्टिक स्टेट बनाई। अच्छा, जब ये लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने की बात चल रही थी ना, तो शुरू में हम लोग को ये डर था कि जब हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाना शुरू कर देंगे तो कहीं देश बट ना जाए, नए कंट्रीज की डिमांड ना आ जाए। बट ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमारे देश की इंटीग्रिटी इससे और स्ट्रांग हुई, क्योंकि एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को रूल करना आसान हो जाता है अगर उनके लिए अलग स्टेट बना दिया जाए। तो आओ स्टार्ट करते हैं इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पर यार, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? जरा कमेंट करके बताओ। सोचो जरा। नहीं पता? भाई पता कैसे होगा? इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज रखी ही नहीं गई है। अब यार ये जो लैंग्वेज पॉलिसी है ना, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कि डिफाइन लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, या फिर किसी तरीके से इलेबोरेट करने के लिए आ जाएगा। तो भाई जब आना तय है इन क्वेश्चंस का, तो चलो अच्छे से इसका आंसर प्रिपेयर करते हैं। सो इसका आंसर है नोजेस। नोजेस क्या होता है? तो ये है एक सुपर निमोनिक जिससे कि तुम याद कर सकते हो 5 पॉइंट जो कि है इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी। पहला, एन। एन मतलब नो नेशनल लैंग्वेज। हमारे पास कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी लैंग्वेज बोली जाती है कि अगर किसी को हम लोग नेशनल लैंग्वेज बना देंगे तो भाई श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा। ओ, सेकेंड है हमारा ओ। ओ क्या है? हमने ऑफिशियल लैंग्वेज एक तरीके से तय करी है, उसमें है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी क्योंकि 40% जो हमारी आबादी है वो हिंदी बोलती है। सो फिर भी हम लोगों ने कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाई, जबकि 40% लोग हिंदी बोलते हैं। हम लोगों ने ऑफिशियल लैंग्वेज उससे बनाया, हिंदी और इंग्लिश दोनों को। जिन इलाकों में क्योंकि हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पर मोस्टली इंग्लिश बोली जाती है, इसी वजह से हम लोगों ने दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा। साथ साथ में हम लोगों ने सिर्फ ये नहीं किया कि बस इंग्लिश और हिंदी को ही हम लोगों ने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, हम लोगों ने 22 मेजर लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड भी किया। तो जो हमारा नोजेस का एस है वो ये है कि हम लोगों ने शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बनाई। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी के साथ साथ 22 अदर लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा दिया। अब ई पर आते हैं। ई फॉर एग्जामिनेशन। अगर तुम कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देने जाते हो तो उसमें तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है कि तुम इन 22 लैंग्वेजेस में से किसी में भी एग्जाम दे सकते हो। अब आते हैं एस पर। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि इंडिया में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और हिंदी, वैसे ही स्टेट के पास भी ये राइट रहता है कि वो भी स्टेट में बोली जाने वाली लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर सकती है, जिसमें वहाँ के स्टेट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स यूज होंगे, किए जाएंगे, साइन किए जाएंगे और इस्तेमाल किए जाएंगे। अब यार इंडिया का श्रीलंका जैसा हाल क्यों नहीं हुआ? जैसे श्रीलंका में दंगे हो गए, इंडिया में क्यों नहीं हुआ? तो यार उसके लिए भी ये 3 पॉइंट दिमाग में रखो। पहला पॉइंट कि इंडिया में लोगों की डिमांड्स को सुना गया। यार कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि 1965 के बाद इंग्लिश का इस्तेमाल ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह नहीं किया जाएगा, हम लोग फिर हिंदी पे शिफ्ट कर जाएंगे। बट तमिलनाडु के कुछ लीडर्स बोलने लग गए, तमिलनाडु के लोग बोलने लग गए कि नहीं भाई, हम लोगों को इंग्लिश की ज़रूरत है क्योंकि हम लोग तो हिंदी बोल नहीं पाएंगे। तो थोड़े बहुत लफड़े हुए और आखिर में ये बात मान ली गई और इंग्लिश को एज ऑफिशियल लैंग्वेज ही रखा गया, हटाया नहीं गया। दूसरा पॉइंट, तुम लोग देखते हो ना कि तुम्हारे स्कूल में हिंदी पखवाड़े रखे जाते हैं और हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं, लेकिन ये सब करने के बावजूद हम लोगों ने किसी पर हिंदी थोपी नहीं। ऐसे स्टेट्स जहाँ पर हिंदी बोला नहीं जाता है वहाँ पर जाके हम लोगों ने ये नहीं कहा कि तुमको हिंदी सीखनी, हिंदी बोलो। हम लोगों ने किसी पर भी कोई भी लैंग्वेज नहीं थोपी। तीसरा पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। यार हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने भी हमेशा सपोर्ट किया इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी का और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का।
अगर कोई भी प्रोविजंस, ऐसा प्रोविजन जो माना नहीं जा सकता है, उसे फोर्सफुली इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश नहीं की, कोई दंगे वगैरह नहीं किए। लैंग्वेज के बेसिस पर इंडिया में ज़्यादातर हम लोग को दंगे देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारे पॉलिटिकल लीडर फ्लेक्सिबल रहे। यूनियन गवर्नमेंट ने जो कहा, रीजनल पॉलिटिकल लीडर्स ने भी उस बात को माना और एक देश को फॉर्म किया और कभी भी अलग होने की बात नहीं कही। अरे क्या ये फेडरलिज्म की बातें आजकल की सरकार कोई सरकार है? बताइए भाई। सरकारें हमारे जमाने में होती थी, इंदिरा गांधी की सरकार, नेहरू जी की सरकार। रोज सुनने को मिलता था कि आज ये स्टेट गिर गया, आज ये सरकार गिर गई, मजा आता था। आय हाय 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 हाय, क्या सरकारें होती थी, आय हाय 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 हाय, क्या गाने होते थे। अरे चाचा कंट्रोल, जो हमारी पिक्चरों की बात है वो उसको अभी साइड में रखते हैं। सरकार की जो बात चाचा बता रहे हैं ना, वो भाई एकदम सही है। पहले के टाइम पर ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब हम लोग को देखने को मिलता था कि भाई कांग्रेस की बम्पर बहुमत आती थी, चाहे वो नेहरू जी हो या फिर इंदिरा गांधी जी हो। उनकी सरकार में हमें पावर देखने को मिलता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा की सीटें थी वो कांग्रेस के हाथ में ही थी। तो एक पूर्ण बहुमत की स्ट्रॉन्ग सरकार हम लोग को देखने को मिलती थी। तो अब जब हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारी पावर अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ है, बहुत मजबूत सरकार है, जनता समर्थन कर रही है, तो जो हमारा सेंट्रल जो गवर्नमेंट था ना, वो मनमानी किया करता था। फेडरलिज्म में अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि जो पावर्स हैं वो स्टेट को भी देनी चाहिए, सब ऑर्डिनेट नहीं है, स्टेट इंडिपेंडेंट है। लेकिन उस टाइम पर क्योंकि सेंट्रल के पास इतनी पावर थी, सारा पैसा सेंटर के पास था और सारी वोट, सारी सीटें सेंटर के पास थी, इसी वजह से सेंटर स्टेट की जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, जिन्होंने किसी तरीके से भाषण दे के, रैली वैली निकाल के सरकारें बना भी ली जोड़ तोड़ के, उनको कुछ पावर नहीं देती थी। उनको ना पैसा दिया जाता था और ना ही नेशनल लेवल पर उनका कोई से माना जाता था। यहाँ तक कि अगर तुम अच्छे से सरकार की जी हजूरी नहीं करोगे तो तुम्हारी सरकारें गिरा दी जाएंगी भाई। इंदिरा गांधी जी की सरकार के टाइम पर कितनी ही ज़्यादा सरकारें गिरा दी गई, रीजनल पार्टीज़ की, स्टेट पार्टीज़ की, जो हम लोग को देखने को मिलती है ना, छोटी मोटी पार्टीज़, जो अभी तो बहुत बड़ी पार्टीज़ लग रही हैं, बट उस टाइम पर छोटी छोटी पार्टियां रहा करती थी। स्टेट में वो बेचारे चुनाव लड़ के अपनी गवर्नमेंट बनाते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट पावर हड़पने के लिए उनको ना पैसा देती थी, ना कोई पावर देती थी, बल्कि सरकार गिराती थी। सो अलग। अब ऐसा होता क्यों था? क्योंकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी। प्रिसाइजली 1990s के बाद हम लोगों को कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट देखने को नहीं मिली। और अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं तो कोई ऐसा लीडर हम लोगों को देखने को नहीं मिला काफ़ी लंबे समय तक, जो लोगों को एक साथ बटोर पाए, जोड़ पाए और पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाए। तो अब तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी पावर एक पार्टी के पास रहती थी, एक गवर्नमेंट के पास रहती थी। अब क्योंकि किसी को भी बहुमत नहीं मिली तो सारी पार्टीज को एक साथ जोड़ तोड़कर सरकार बनानी पड़ी। लोकसभा में जब तुम लोग चुनाव लड़ते हो तो मेजॉरिटी होगी तभी सरकार बना पाओगे, और अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली तब क्या होगा? तो जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं जिनको मेजॉरिटी नहीं मिली, वो छोटी मोटी पार्टीज़ और बाकी जितनी उनकी कॉम्पिटिटिव पार्टीज़ हैं उन सबको किसी तरीके से साथ लाती हैं, जोड़ तोड़ कर वो सरकार बनाती हैं। मेजॉरिटी का नंबर किसी तरीके से पूरा किया जाता है। तो 1990 के बाद से ऐसा होने लग गया कि किसी को बहुमत नहीं मिल रही है तो लोगों ने कोलिजन गवर्नमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। अब भैया ये कोलिजन क्या होता है? तो जो मैंने अभी बताया ना, जोड़ तोड़ के सरकार बनाना। जब किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही होती है और कम से कम दो पार्टीज मिलकर आपस में हाथ मिलाकर सरकार बनाती हैं, अपने सीट्स को इकट्ठा करके सरकार बनाती हैं, मेजॉरिटी का नंबर पूरा करती हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। 1990 के बाद से ऐसे ही कोलिजन गवर्नमेंट बनने लग गई।
तो इससे क्या हुआ, जो छोटी मोटी रीजनल पार्टीज थी जो लोकसभा इलेक्शन में 2 ही 4 सीट जीत पाती थी, उन सबको भी एक मौका मिला गवर्नमेंट में आने का। उन लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि हमें भी मिनिस्ट्री दो, कोई हमें भी मिनिस्टर बनना है। तब से लेकर अब तक हम लोग देखते हैं कि रीजनल पार्टीज स्ट्रांग होती जा रही हैं, रीजनल पार्टीज को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती जा रही है, क्योंकि 1990 के बाद से एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया जिसमें रीजनल पार्टी को भी मौका मिलने लग गया कि वो लोकसभा में देश की सरकार में अपना योगदान दे, भले ही कुछ सीटों के साथ। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट बनने का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इसी वजह से तुम्हारी एनसीईआरटी में इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना समझाने के लिए एक बहुत ही प्यारी सी इमेज दी हुई है, जिसमें हम लोग को सबसे पहले इमेज में तो दिखता है कि भाई इंदिरा गांधी जी हैं, वो रूडली बिहेव करते हुए जो स्टेट के भिखारी कटोरे वाली रीजनल पार्टीज है, रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट की गवर्नमेंट है, वो सब लाइन में खड़े हुए हैं, पावर और पैसा मांग रही हैं, और इंदिरा गांधी जी कह रहे हैं कि हाँ बांट दो, थोड़ा थोड़ा बांट दो। खुद सारा पतीला उन्हीं के पास है, पर थोड़ा थोड़ा सबको बंटवा रही हैं। वहीं हम लोग दूसरी इमेज में देखते हैं कि भाई जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वाजपेयी जी, उनके पसीने छूट रहे हैं और आसपास की जो छोटी छोटी पार्टीज है ना, वो उनकी गद्दी बनकर बैठे हुई हैं और एकदम एटीट्यूड में। देख रहे हो ममता बनर्जी जी कितने एटीट्यूड में। ऐसे ही हम लोग को देखने को मिल रहा है कि भाई उनकी गद्दी ये रीजनल पार्टीज की वजह से बनी हुई है। अगर रीजनल पार्टीज हट जाएंगी तो भाई नीचे गिर जाएंगे। इसी वजह से तुमको पसीने की बूंद वाजपेयी जी के माथे से टपकती हुई दिख रही है। सो इससे क्या हुआ, जहां पर रीजनल पार्टीज जो भिखारी बनी हुई थी उनको गद्दी बनने का मौका मिला, किंग मेकर बनने का मौका मिला। ये क्यों मिला? क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकारें बनना बंद हो गई। 1990 के बाद से कोलिजन गवर्नमेंट का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये था हमारा सेंटर और स्टेट रिलेशन। हम लोग बात कर रहे थे ना कि फेडरलिज्म इंडिया में प्रैक्टिस कैसे हो रहा है, अब तक इतना मजबूत कैसे है। तो वो इस वजह से मजबूत है क्योंकि हमारा जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है, जो पहले थोड़ा डगमगाया हुआ था, वो और स्ट्रांग होने लग गया है। और इसको कोर्ट ने भी और स्ट्रांग कर दिया जब कोर्ट ने ये नियम ले आया कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को भंग नहीं कर पाएंगी, डिसमिस नहीं कर पाएंगी। तो अब इससे क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट को भी एक श्योरिटी मिल गई कि अगर उन्होंने सरकार बनाई है तो वो सरकार चला पाएंगे और पैसा और पावर उन्हें मिलेगा। तो यही था पूरा हमारा स्टेट और सेंटर का रिलेशन। तो हमने जो तीनों चीजें देखी ना, जिससे हमारा फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है अब तक मजबूत है। लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने का डिसीजन, लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया और सेंटर स्टेट रिलेशन। इससे हम लोग को क्या पता चला कि हमारे देश में फेडरलिज्म क्यों अब तक बचा हुआ है। अब यार स्टेट की बात तो हमने कर ली कि भाई कटोरे से गद्दी तक का सफर स्टेट ने पूरा कर लिया। अब यार आओ ये देखते हैं कि हमारे जो स्टेट के नीचे वाले जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको क्या करना पड़ा पावर लेने के लिए। उनको पावर मिली भी तो कैसी पावर्स मिली, उनके लिए क्या क्या डिसीजंस लिए गए, आओ उसको देखते हैं। क्योंकि अब तक हम लोग यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, भाई लोकल गवर्नमेंट की कौन बात करेगा। तो एनसीईआरटी ने बोला थामा लास्ट टॉपिक तुम्हारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में हम लोग लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ये क्या होता है भैया? तो अब तक जो हम लोगों ने सेंटर की बात की ना, सेंटर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, तो पावर भी उन्हीं के पास थी। तो सरकार ने देखा, कोर्ट ने देखा, सब लोगों ने देखा जो हमारे डेमोक्रेसी के रक्षक हैं, उन्होंने देखा कि भाई ये तो गलत हो रहा है। सारी पावर्स सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास हैं और फिर अभी कुछ सालों से स्टेट गवर्नमेंट के पास भी आ रही हैं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के पास तो भाई कोई पावर ही नहीं है। वहां तो भाई एक सरपंच है, उसका बेटा ही सरपंच बने जा रहा है, चुनाव होना हो ही नहीं रहा है। तो फिर कोर्ट ने कहा कि रुको, मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हम लोगों को मेजर स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज हो जाए। एक बड़ा पावर का चंक बांट दो भाई टुकड़ों में। तो ये जब एक्शन लिया गया तो उसे कहा गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आओ अच्छे से एनिमेशन के साथ उसको समझते हैं। तो यार ये है हमारी यूरोपियन कंट्रीज। भाई यहाँ पर ना जो हमारी ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी कंट्रीज है ना,
उनमें में से ज़्यादातर कंट्रीज से तो बड़े हमारे इंडियन स्टेट्स हैं। तो ये 2 टियर वाला सिस्टम हमारे यहाँ तो नहीं चलना है भाई। तुम सोच रहे हो योगी जी को पता होगा क्या कि चाचा जी की भैंसिया चोरी हो गई है? और सोचो अगर सिर्फ योगी जी हो और कोई आसपास में लोकल लीडर ना हो तो क्या होगा भाई? स्टेट गवर्नमेंट के पास हर मुद्दा लेके जाएंगे क्या हम लोग? इतने बड़े बड़े तो स्टेट्स हैं हमारे पास। यूरोप में छोटी छोटी कंट्रियों से बड़े तो हमारे स्टेट्स हैं। तो पहला पॉइंट ये कि हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, उनको मैनेज करने के लिए सिर्फ 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट से काम नहीं चलेगा। दूसरा, पॉपुलेशन भाई भर के है हमारे पास, समझ रहे हो? दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है हम। तीसरा पॉइंट, 3rd टियर हमारे लिए इस वजह से जरूरी है क्योंकि भाई दुनिया भर की डाइवर्सिटीज हैं। बेल्जियम में बस 2 लैंग्वेज थी और इतना बड़ा बवाल हो गया। हमारे पास तो भाई लैंग्वेज भी है, हमारे पास तो भाई रिलीजन भी है, हम लोगों ने कास्ट सिस्टम भी बैठा के रखा है सोसाइटी में, कितनी सारी डाइवर्सिटी है। तो ये सब तो भाई 2 टियर ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट से होने से रहा। हम लोगों को एक 3rd टियर चाहिए और मजबूत लोकल गवर्नमेंट चाहिए जो लोगों की बातों को समझे। लोकल लीडर्स हम लोगों को चाहिए। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में अमेंडमेंट किया गया। कहा गया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, हम लोग इतनी बड़े लोग हैं, ये 3 पॉइंट हैं भाई ऐसा, और हम लोग अगर अपनी लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो फिर तब तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो यार 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और ये 5 चेंजेस हमारे सामने आए। क्या है वो 5 चेंजेस? तो एक प्यारे से निमोनिक से याद कर लो भाई, 1/3 RR SS 1/3 RRSS। अब भैया ये होता क्या है? तो आओ यार समझते हैं क्या है ये 1/3 RRSS। तो 1/3 मतलब कि लोकल गवर्नमेंट में जितनी भी पोजीशंस होंगी उसमें से 1/3 पोजीशन विमेंस के लिए रिजर्व कर दी गई, जिससे उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़े। डन। आर क्या है? आर है रिजर्व सीट्स और पोजीशन रिजर्व किए गए SC ST OBCs और ऐसे बैकवर्ड क्लासेस के लिए जिनको रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिलता है, सोशली अपने बातों को रखने का मौका नहीं मिलता है। सेकेंड आर का मतलब क्या है? रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना मैंडेटरी हो गया। ये नहीं कि भाई सरपंच का बेटा ही अब सरपंच बनेगा और सरपंच एक ही फैमिली के बनते आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा भाई। इलेक्शंस होना मैंडेटरी हो गया। पहले तो भाई इलेक्शन ही नहीं होते थे आज़ादी के बाद से, तुम लोग देखोगे ना तो उस टाइम पर लोकल गवर्नमेंट क्या थी? कुछ नहीं, सरपंच है बस, वही चलता आ रहा है, कोई ऐसा चुनाव नहीं होता था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये कहा गया कि रेगुलर इलेक्शन अब मैंडेटरी हो गया है। और करवाएगा कौन? तो उसके लिए हम लोगों को S मिलता है, जो कि है स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर्म किया गया, जो रेगुलर इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पर अपनी जिम्मेदारी से हमेशा हर बार इंडिपेंडेंटली करवाएगा। तो ठीक है भाई, ये हो गया। अब एक और S है, इसका मतलब क्या है भैया? तो एक S का मतलब, जो लास्ट वाला हमारा S है, उसका मतलब है कि स्टेट्स को ये कहा गया कि जो तुम्हारी पावर से उसको शेयर कर दो। पावर, इनकम, जो भी तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट होता है वो लोकल गवर्नमेंट को भी तो एक बड़ा चंग लोकल गवर्नमेंट के लिए रिजर्व करवाया गया। और ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट देखो तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तुम्हें भी, जब तुम्हें याद होगा कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हें पावर नहीं देती थी, बुरा लगता था ना, तो वैसे ही तुम्हें भी नहीं करना, तुम्हें भी पावर देनी है लोकल गवर्नमेंट को। तो ये था हमारा 1/3 RRSS। ये एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से तुमसे पूछ लेगा कि बताओ डिसेंट्रलाइजेशन में कौन कौन से मेजर पॉइंट्स किए गए, 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए। किसी भी तरीके से अंग्रेजी का चमत्कार दिखाकर क्वेश्चन आ जाए तो ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना। अब यार भैया ये लोकल गवर्नमेंट को पावर मिल गई, लोकल गवर्नमेंट, ये लोकल गवर्नमेंट है क्या? थोड़ा इसके बारे में भी बता दो। तो यार जो हमारा NCERT का लास्ट टॉपिक है ना, उसमें आखिरी पन्ना जो तुम लोग स्किप कर देते हो कि भाई चैप्टर कंप्लीट हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ लिया और ये जो 1992 में चेंजेस हुए थे वो पढ़ लिया, बस खत्म। तो कई बार क्वेश्चंस हम लोगों के आखिरी पन्ने से आते हैं, वो समझो कि वो क्या है। तो हम लोगों को ना जो हमारा विलेज है और जो हमारा सिटीज़ और टाउन, मतलब जो शहर का इलाका है, अर्बन इलाका है और जो रूरल इलाका है, वहाँ पर 2 टाइप के हमारे लोकल गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जो हमारा रूरल एरिया में, उसको हम लोग पंचायती राज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है ना, मज़ा आ जाएगी, इसको एकदम पिरामिड बना के पढ़ेंगे। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर जो हमारा विलेज है जिसको हम लोग ग्राम बोलते हैं ना, विलेज को ग्राम बोला जाता है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये सोचा कि भाई हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारे पास विलेजेस बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी ना हम लोगों ने 3 लेवल में डिवाइड कर दिया। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ेंगे, आसानी से समझेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से शांत हो। ग्राम होता है, विलेज है, उसमें एक सरपंच होता है। तो ग्राम का जो हमारा हेड हो गया वो क्या हो गया, सरपंच। और हेड और उसके आसपास के जो लोग जो उसको मदद करते हैं, इन सबको हम लोग मिलाकर क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत। सो जो हमारा ग्राम है उसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए जाएंगे, ग्राम सभा के लिए जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, वो सब कौन लेगा, ग्राम पंचायत लेगी। अब भैया ये ग्राम सभा क्या है, देखो यार, जो किसी भी गांव में 18 साल से ज़्यादा की उम्र के जितने भी लोग हैं वो ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं, ग्राम सभा फॉर्म करते हैं। इट्स बेसिकली कि तुम लोग गांव में देखते नहीं हो, जो पहले होता था कि बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ है, उसके नीचे सभी लोग बैठे हुए हैं गांव वाले और डिसीजंस ले जा रहे हैं कि भाई ये वाली इसकी भैंसिया है, ये वाली इसकी भैंसिया है, तुम लोग लड़ो मत, बहू का झगड़ा हो गया तो वो सॉल्व किया जा रहा है। ये सब जो मूवीज में तुम लोग देखते हो, तो वो जो सभा तुम लोग को दिखती है ना, उसी को हम लोग ग्राम सभा कहते हैं। तो गांव के जितने भी लोग हैं जो 18 साल से ज़्यादा के हैं, उनको हम लोग ग्राम सभा का मेंबर मान सकते हैं, वो ग्राम सभा होती है। और वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है ग्राम पंचायत, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स होते हैं, और उसका जो हेड होता है उसको क्या कहा जाता है, सरपंच। ठीक है, तो गांव लेवल में समझो, गांव लेवल में कौन रूल कर रहा है यार, इतनी जल्दी बोलोगे कैसे काम चलेगा, ग्राम पंचायत, और उसका हेड है सरपंच जी। ठीक है, और उसको सुपरवाइज करने का काम ग्राम सभा कर रही होती है, क्योंकि जो सारे डिसीजन लिए जाते हैं, जैसा मैंने तुम्हें बताया, वो आमने सामने लिए जाते हैं, ग्राम सभा के बीच में लिए जाते हैं। मोस्टली ग्राम सभा की जो मांगी होती हैं उसको पूरा करने का काम ग्राम पंचायत का होता है, जनरल सी बात है। ठीक है, ग्रेट, लोड नहीं है, समझ में आ गया। अब ये पंचायत समिति क्या है, तो देखो यार, जैसे ग्राम पंचायत था ना, जो एक विलेज को मैनेज करने का काम करता था, अब क्योंकि बहुत सारे विलेजेस होते हैं, छोटे बड़े, और सभी विलेजेस में इतनी पावर नहीं होती, इतना पैसा नहीं आता है उन्हें कि वो लोग कुछ काम कर पाए, कोई बड़े लेवल का काम। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे विलेजेस को एकजुट एक गठरी में ऐसे बांध देते हैं, और उसे कहते हैं हम लोग पंचायत समिति। उस एरिया को हम लोग ब्लॉक कहते हैं, तो और मंडल भी कहा जाता है, तो उसे मंडल समिति भी कहते हैं, दिमाग में ये याद रखना। बट मेजरली उसे कहा जाता है पंचायत समिति। समिति मतलब ग्रुप। अब भैया पंचायत समिति में कौन मेंबर जाते हैं और कैसे इलेक्ट होते हैं, तो पंचायत समिति में जो हमारे ये जो ग्राम पंचायत के लोग हैं ना, जो मेंबर्स हैं, वो लोग इलेक्ट करके लोगों को भेजते हैं पंचायत समिति में, उनके इलेक्शन से होता है। मतलब जो साधारण जनता है वो इलेक्ट नहीं करती, बल्कि ग्राम पंचायत के लोग इलेक्ट करते हैं पंचायत समिति के मेंबर्स। अब छोटे छोटे पंचायत समिति मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स को मिलाकर क्या बनता है, डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे पास एक टॉप लेवल है जो कि है जिला परिषद। जिला मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, परिषद मतलब होता है असेंबली या फिर काउंसिल। तो जिला परिषद का क्या मतलब हो गया कि जो एक हमारे पास एक काउंसिल बनती है, जिसमें जो हमारे पंचायत समिति के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो होते हैं, हमारे एमएलएज होते हैं, हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, जो एक काउंसिल फॉर्म करते हैं। तो कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई डिसीजन लिया जाता है गांव के लिए, तो वो जिला परिषद से पास करवाया जाता है। अब भैया इसके मेंबर्स कौन इलेक्ट करता है, इसके जो मेजर मेंबर्स हैं जो हमारे इलेक्ट होकर आते हैं, वो आते हैं साधारण जनता के वोट से। जिला परिषद का अलग से चुनाव होता है, और जो हमारे मेंबर्स फॉर्म होते हैं उसमें एमएलएज और एमपीज भी होते हैं, जो कि एक तरीके से सजेशन देने का काम करते हैं। क्योंकि एक काउंसिल है ना, जिला में, जिला बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पे जो काम किए जाएंगे वहाँ पर इनकी भी सहमति की ज़रूरत होती है, क्योंकि पैसा तो एमपी एमएलएज वगैरह ही फंड करते हैं ना। सो जिला परिषद का एक हेड होता है जिसे हम लोग चेयरपर्सन या फिर प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। तो ये थे हमारे 3 लेवल। जो हमारा विलेज साइड है ना, ग्राम साइड, उसमें हम लोग को क्या देखने को मिला, पंचायत राज में हम लोग को 3 लेवल्स देखने को मिले, जो एकदम नीचे है, जो बहुत सारा है,
तो बहुत सारा है तो हम लोग उसको ज़्यादा स्पेस देंगे। वो है हमारा ग्राम पंचायत। उससे ऊपर लेवल क्या हुआ, ऊपर हम लोगों ने उनको इकट्ठा करके कम कर दिया ना, तो वो हुआ हमारा पंचायत समिति। और उससे ऊपर एक मेन जो कि है जिला परिषद। तो ये तो था हमारा पंचायत राज सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं शहरों में क्या चल रहा है भाई, अपना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, ये सब क्या होता है। तो देखो यार, जैसे हमारे पास ये 3 लेवल्स थे, तो हम लोग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी में ये सब लेवल नहीं बनाते हैं, बल्कि हम लोग देखते हैं कि भाई जो हमारा शहर है वो कितना बड़ा है। अगर वो छोटा शहर है, जैसे टाउन कहा जाता है, तो वहाँ पर म्युनिसिपैलिटी फॉर्म होती है। और अगर कोई शहर बड़ा है तो उस वहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई जाती है। अब छोटा है बड़ा है ये कैसे पता चलेगा? तो जहाँ पर 1 लाख से कम लोग रह रहे हैं, जनता है, तो वहाँ पर उस जगह को हम लोग टाउन कहते हैं। और जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं, जो बड़े शहर हैं, उसको हम लोग सिटी कहते हैं। तो टाउन में म्युनिसिपैलिटी कहा जाती है। इसको हिंदी में कहते हैं नगर पालिका। पी से पालिका, पी से पैलिटी। तो म्युनिसिपैलिटी हमारी एक तरफ हो गई, और एक तरफ जो शहर हैं, बड़े शहर हैं, उनको मैनेज करने के लिए हम लोग को थोड़े ताकतवर ग्रुप चाहिए ना, तो हम लोग पूरी कॉरपोरेशन बनाते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसे तुम लोग नगर निगम के नाम से जानते हो। म्युनिसिपैलिटी जो हमारा छोटे टाउन्स में रूल करती है, वो छोटी होती है। वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो हमारा हेड होता है, म्युनिसिपैलिटी का जो हेड होता है, वो कुछ खास बड़े पोजीशन होल्ड नहीं करता है, क्योंकि शहर ही छोटा है। तो उसको हम लोग कहते हैं चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। वहीं जो हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो बहुत बड़ा है, वहाँ पर उसके हेड को कहा जाता है मेयर। म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ मेजर डिफरेंसेस तुम लोग को पता होने चाहिए। म्युनिसिपैलिटी छोटे शहरों में होती है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े शहरों में होती है। इसमें एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो साधारण शहर की जनता है वो वोट करती है और उसके मेंबर्स वहाँ से इलेक्ट होते हैं। तो शहरों में क्या हो गया हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपैलिटी, और गांव के इलाके में, रूरल एरियाज में क्या हो गया हमारा पंचायती राज सिस्टम। तो ये था हमारा पूरा सिस्टम लोकल गवर्नमेंट का। अब दिमाग में पिक्चर क्लियर हुई कि जो पावर बांटी गई थी वो किन को बांटी गई थी। तो यही दोनों लोगों को पावर बांटी गई थी। इन्हीं के लिए रेगुलर इलेक्शंस भी करवाना मैंडेटरी कर दिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। अब यार ये जो दो हमारे सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट वाला जो हमारा प्रॉपर सिस्टम है, क्या वो सक्सेसफुल हुआ या फिर ये भी बस पेपर में ही रह गया? चलो यार देखते हैं। तो यार देखो, एक लेवल तक तो सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि अभी के टाइम पर हमारे पास 36 लाख इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो ये लोकल गवर्नमेंट में इलेक्ट हुए हैं। तो ये तो भाई कई यूरोपियन कंट्रीज के पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। तो समझ रहे हो, तो हमारे पास 36 लाख मेंबर्स हैं लोकल गवर्नमेंट के। तो ये तो हुआ अच्छा ही। इसके बाद में जो हमारा विमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो भी बहुत बढ़ा है लोकल गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि हम लोगों ने उसमें सीट रिजर्व कर दी थी, पोजीशन से रिजर्व कर दी थी विमेन के लिए। और इसके साथ साथ में जो हमारी डेमोक्रेसी है वो एकदम निचले स्तर तक पहुंची है। अब चाचा जी को भी डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आता है, क्योंकि वो ग्राम पंचायत में जाकर बात करते हैं सरपंच से कि भाई ये वाला चेंज करवा दो, और वो काम हो जाता है। तो डेमोक्रेसी और निचले स्तर तक पहुंची है, डीपर लेवल, सोसाइटी के डीपर लेवल तक पहुंची है। अब यार एक स्टेटमेंट है जो कि ये है कि हम लोग एक आइडियल सेल्फ गवर्नमेंट से अभी भी बहुत दूर, मतलब जो जिस टाइप की गवर्नमेंट, जिस टाइप की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट में, वो नहीं हो रही है। एक आइडियल गवर्नमेंट हम लोग अभी भी नहीं फॉर्म करते हैं। वो स्टेटमेंट आ जाएगा और तुमसे पूछा जाएगा कि इसको जस्टिफाई करो। तो आओ उसमें तुम क्या लिखोगे ये देखते हैं। पहला पॉइंट कि जो हमारी ग्राम सभा थी ना, जो सुपरवाइज करती थी ग्राम पंचायत को, जो देखती थी ग्राम पंचायत सही से काम कर रही है कि नहीं। अरे ग्राम सभा, एक गांव में 18 साल से एज के जितने भी ऊपर के लोग हैं वो ग्राम सभा बनाते हैं। बरगद का पेड़ वाला एग्जांपल याद है? तो वो सुपरवाइज करती थी, देखती थी, और डिसीजन लेने से पहले ग्राम पंचायत से डिस्कशन होता था कि कितना पैसा कहाँ पर लगाना है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना उसको कहाँ पर लगाना है। ये सब एक मीटिंग में डिस्कस होता था, बट मीटिंग्स होती ही नहीं है।
जो हमें रूल बुक में प्रोविजंस मिले हैं उसमें ये है कि साल में 2 से 3 ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, यार काफ़ी स्टेट्स ने अब तक लोकल गवर्नमेंट को उतनी पावर्स दी नहीं है, रेवेन्यूज उतने शेयर नहीं करती है। जो ये पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है वो कहीं हद तक, कुछ हद तक सिर्फ किताबों में ही हम लोग को देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट, जिसके कारण जो रिसोर्सेज मिलने चाहिए एक प्रॉपर मात्रा में, जो काम करने के लिए पैसे, रेवेन्यू जो ज़रूरत रहती है, वो लोकल गवर्नमेंट को नहीं मिल पाता है और उससे बढ़ता है करप्शन, उससे बढ़ता है कुछ काम नहीं हो पाता भाई। तो ये 3 पॉइंट थे जो हम लोग को बताते हैं कि क्यों हम लोग आइडियल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाते। और अगर तुम ये समझ गए इसका मतलब तुमने चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो यार इसी के साथ मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि तुमने ये चैप्टर फेडरलिज्म एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आओ इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो भाई चैप्टर कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू जो इस टॉपिक से आते हैं, जो कि है हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने हैं भाई? 22। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा, जो कि है 22। इसके बाद एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में हमारी इंदिरा गांधी जी पावर बांट रही, तो वो क्या दिखा रहा है कि ए जो टॉप लीडर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पावर स्टेट्स को, या फिर सेंटर ट्राइज टू कंट्रोल एंड अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट, या फिर पावर इन ए डेमोक्रेसी डिस्ट्रीब्यूटेड कम फर्स्ट कम सर्व, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो देखो मोस्टली नन ऑफ दी अबव आंसर नहीं होता है, तो हमारे पास टोटल 3 ऑप्शन हो गए। अब ना कई बार क्या होता है, जो हमारे क्वेश्चंस में ऑप्शंस होते हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसे पहला जो हमारा है वो तुम लोग को सही लग रहा होगा, बट इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सेंटर ट्राइज टू कंट्रोल एंड अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट। क्यों? क्योंकि जो हमारा टॉपिक है उसमें एक्सप्लेनेशन के लिए इमेज यूज़ हुई है, और वो हम लोग को यही एक्सप्लेन कर रहा है कि जो स्टेट है उनको पावर नहीं मिल रही है, और बल्कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कर रही है कि कितनी पावर किसको मिलेगी, और उनके नीड्स को अंडरमाइन कर रही है। देखो कटोरा लेके खड़े हैं लेकिन फिर भी उनको नहीं मिल रहा है खाना। अब नेक्स्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, जैसे तुम लोग को डर लगता है। वो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो कि कोलिजन गवर्नमेंट की मशाल जलाए बैठे हुए हैं, लेकिन पसीना छू रहा है क्योंकि बेचारे क्या करें भाई, नीचे सब लोग मुंह फुलाए बैठे हुए हैं। तो सारी हमारे जो गद्दी हैं अलग अलग पार्टीज की, वो भाई मुंह फुलाए बैठे हो। भाई इतना प्यारा है यार ये फोटो बनाया गया है। तो इसका क्या आंसर होगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है irregularities of a coalition government, ऑप्शन नंबर बी है cooperative nature of a coalition government, both A and B, या फिर D dissatisfaction of the partners with the leader of a coalition government। देखो शुरू में तो मुझे ए और बी लग रहा था, जो कि आंसर भी था सी, बोथ ए एंड बी, तो ये था, लेकिन मुझे सही लग रहा था। बट क्योंकि अब डी ऑप्शन मुझे ज़्यादा सही लग रहा है कि जो डिससेटिस्फैक्शन है हमारे पार्टनर्स का, जो कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि सब मुंह फुलाए बैठे हुए हैं, बम बने बैठे हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग को क्या करना है, जो सबसे अच्छा, जो सबसे ज़्यादा मैच करने वाला आंसर है उसको हम लोग को टिक करना है, ये हमारे सही आंसर होता है। ठीक है, अब आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन एज पर द फॉलोइंग कोड्स। अब हम लोग को ये नए टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें तुम लोग को प्रॉपर डेफिनेशन दी जाएगी, 3 पॉइंट में बताया जाएगा किसी टॉपिक के बारे में और पूछा जाएगा बताओ किस टॉपिक की बात चल रही है। तो पहला टॉपिक है जो हमारा, जो पहला पॉइंट है वो है पावर शेयर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। ये क्या हो सकता है? इट इज़ कॉल्ड एज अ थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या हो सकता है? द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद देम। तो भाई किसकी बात चल रही है? अपने डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, अपने लोकल गवर्नमेंट की बात चल रही है। तो हम इन लोगों को ऑप्शन में सी डिसेंट्रलाइज सिस्टम दिया हुआ है, तो ये सही होगा। लोकल गवर्नमेंट दिया होता तो वो और बेटर इसका आंसर हो सकता था। ठीक है, अब आओ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है भाई? वेट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप्स टेकन टू स्ट्रेंथन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। जो मैंने बताया था कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? 1/3 RRSS। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट है उसमें तुम्हारा भाई 1/3 RRSS दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, और ये बहुत प्यारा और नए टाइप का क्वेश्चन है जो तुम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस कैसे स्ट्रॉन्ग हुए 1990 के पर्सपेक्टिव से बताओ। ये भी क्वेश्चन
कई बार इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन जो पहले ना आए हों उनकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो आ सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखो, नए टाइप का है। तो बिफोर 1990 और आफ्टर 1990 दो चीज़ें हम लोग के पास है, तो हम लोग टेबल बनाएंगे क्योंकि इसमें हम लोग डिफरेंस बता रहे हैं। पहला क्या होगा, बिफोर 1990 क्या था कि एक बार को छोड़ के मैक्सिमम 40 सालों तक कांग्रेस ने राज किया था, ठीक है, तो एक ही पार्टी की हमारे पास सरकार थी। दूसरा जो 1990 आफ्टर 1990 में हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि आफ्टर 1990 के बाद जो कोलिजन एरा है वो स्टार्ट हो गया, कोलिजन गवर्नमेंट का एरा स्टार्ट हो गया, जहाँ पर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल रही थी बल्कि छोटी छोटी पार्टी मिलकर सरकारें बना रही थी। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो क्या है कि जो एक पार्टी है वही बार बार चुनाव जीत रही थी और सिंगल पार्टी लार्जेस्ट पार्टी हम लोग को देखने को मिलती थी जो मेजॉरिटी फॉर्म कर लेती थी, तो वो किसी और पार्टी को उतना पोजीशन नहीं देती थी, उतना समझती नहीं थी। सेकेंड पॉइंट जो हमारा यहाँ पर आफ्टर 1990 का है वो ये है कि क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया तो लोकसभा में जो रीजनल पार्टी है उनको भी मौका मिलने लग गया कि भाई मिनिस्ट्री होल्ड कर लें, पावर होल्ड कर लें। थर्ड पॉइंट क्या है कि पहले के टाइम पर क्योंकि एक ही पार्टी रहती थी तो ऐसी जगहें, ऐसे स्टेट्स जहाँ पर उस पार्टी की सरकार नहीं रहती थी तो उससे वो डिसमिस कर देती थी। और 1990 आफ्टर 1990 क्या हुआ, डिसमिशल बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स स्ट्रॉन्ग बनने लग गई और लोकसभा में भी उनका रिप्रेजेंटेशन मिलने लग गया उन्हें, ठीक है। तो ये रहे 3 पॉइंट जो 1990 से पहले क्या होता था और 1990 के बाद क्या हुआ, तो ये डिफरेंस में आता है। नए टाइप का क्वेश्चन है, आ सकता है, इसी वजह से मैंने करा दिया। अब आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चंस तो खत्म, तो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने अच्छे से कर लिए हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस क्वेश्चन थे, वो हम लोगों ने चैप्टर एक्सप्लेनेशन के टाइम पर भी समझे और एंड में क्वेश्चन करके पूरा एकदम फाइनली लेबल लगा दिया कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो भाई मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो, अब फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इस वीडियो के बाद एक गिलास आराम से पानी पियो, थोड़ी थोड़ी लंबी लंबी सांस लो और नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो स्टार्ट करो। प्यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जा पढ़ ले।